अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले जिक्र करेंगे भारत की इंतहा पसंदी का। मोदी फिल्मों में भी आज़ादी के नारों से खौफजदा। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बीजेपी के ज़ेरे अताब तांडव नामी वेब सीरीज के खिलाफ मोदी हुकूमत ने FIR काट दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। अच्छा, बिल्कुल। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी जो है बीजेपी के ज़ेरे अताब है और फिल्म साजों और अदाकारों को माफी मांगने पर मजबूर करना पड़ा। फिल्म तांडव नेटफ्लिक्स पर जारी की गई, जिसके मरकजी किरदार सैफ अली खान और डिम्पल कपाडिया थे। इस फिल्म में हिंदुओं के मजहबी जज्बात मजरूह होने की बुनियाद पर मुकदमा दायर किया गया, लेकिन असल में इस फिल्म में मकबूजा कश्मीर में लगाए जाने वाले आज़ादी के नारों से मुमासलत और किसान तहरीक के एहतजाज की तर्ज पर डायलॉग और खाके शामिल होने पर यह मुकदमा किया गया है। फिल्म के मुंतजमीन को गैर मशरूत तौर पर माफी मांगने पर मजबूर किया गया। जबकि दूसरा वाक़या जो है वो मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर फारूकी हैं, जिनको एक नाकर्दा जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। मुनव्वर फारूकी पर इंदौर मध्य प्रदेश में स्टेज नामे में मुमकिन हिंदुओं के खिलाफ डायलॉग के हवाले से FIR काटी गई और ये शो अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि बीजेपी के गुंडों ने आकर उन्हें अगवा कर लिया और इस मुश्तइल हजूम में मुनव्वर फारूकी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस इतराफ़ के बावजूद कि मुनव्वर फारूकी ने कोई जुर्म नहीं किया, न सिर्फ उनके खिलाफ FIR काटी बल्कि 18 दिन से हब्से बेजा में रखा गया और अब भारत का अदालती निज़ाम जो है और पुलिस का निज़ाम जो है वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज है और अदालती निज़ाम पर दबाव डाला जा रहा है कि इन्हें जेल भेजा जाए। साथ ही साथ ये सवालात जो है वो उठते हैं कि क्या मजहबी जज्बात हिंदुओं के हैं और क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, गोल्डन टेम्पल हो या तो ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं हिंदुस्तान में। उस्मान खान, साथ ही रहिएगा। इस वक्त अदाकार खालिद अनम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपने ये वेब सीरीज़ देखी भी है और इसमें मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के नारे और किसान तहरीक को उजागर किया गया है और ऐसे में FIR काटी गई है। जो भी असलियत दिखाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए, इस पे तो भारत ने खुद अपना जो फैशिस्ट चेहरा है, फैशिज्म का, वो दिखा दिया है। और जहां वो भारत के नारे कहाँ गए, अब कोई पूछे ना, वो कहते थे हम जनाब लिबरल हैं और हम जनाब बराबरी है। और आज पता चलता है ना कि पाकिस्तान जो बनाया था कायदे आजम ने, उसकी वजह क्या थी। यानी सिवाय भारत में वो खुश है या आराम से है जो भारतीय है। मैंने तांडव देखी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इशारे हैं वहाँ पे किसानों के जुर्म जो हो रहा है उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने शोर किया है, जो किसी भी सेक्युलर स्टेट में होता है। भारत से ज्यादा तो पाकिस्तान सेक्युलर है। यहाँ पे आप जाके देखें, यहाँ किसके ऊपर जुल्म ऐसा किया जाता है, यहाँ हकूक दिए जाते हैं। अब आप हमारी सारी देख लें, अपोजिशन पार्टीज जो है वो बाहर निकली हुई है, काम कर रही, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। जो बीजेपी है या मोदी गवर्नमेंट है, उससे तो अपने आप को नंगा करके रख दिया है। ये दुनिया की देखने की चीज है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे खालिद साहब, आप के इस वक्त जो इंतहा पसंदी है वो हदों को छू रही है इंडिया में। अपना तो सच उनको बर्दाश्त नहीं होता, हमारा सच भी बर्दाश्त नहीं होता। और अपनी जो फिल्म प्रोडक्शन है, जो कि कहा जाता है बैकबोन है इंडिया की, उसमें भी वो इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। आप देखें, यानी आर्ट को कौन रोकता है? यानी इस तरह रोका जा सकता है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी हमें कहा जाता है कि वो इस्लाम और फलाना फलाना। इस्लाम से, पाकिस्तान से ज्यादा तो और कोई सेक्युलर चीज ही नहीं है। हर शख्स यहाँ अपनी मर्जी से बना रहे, एक एक टॉपिक पे चीजें बन रही। आप आर्ट को रोकेंगे? यानी ये हद अबूर कर ली है बीजेपी ने भारत में। जब आप जो चीज चलती है, इन्हें कोई छींक मारता है आपकी मर्जी के खिलाफ, आप उसको पकड़ लेते हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये तो एक्सट्रीमिज्म की इंतहा कर दी है। आप कैसे बैन लगा सकते हैं? और आजकल के दौर पे बैन, मतलब ये बैन और आज का दौर जो है ये तो जिद है एक दूसरे की, और बिल्कुल फजूल बैन है। कुछ नहीं किया है उसमें, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, उनका चेहरा दिखाया गया, जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है वो दिखाया, और उन्होंने उसकी झलक दिखाई है, जुल्म भी पूरा नहीं दिखाया। तो ये तो अब इसमें ये है कि बस एक तरह से मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छी बात है कि हमें हिंदुस्तान का असल रूप है वो नजर आ रहा है, अपने भारत का आ रहा है। यानी उनकी अपनी पार्टी जो है पॉलिटिकल, कांग्रेस उनके खिलाफ है। कांग्रेस कह रही है कि यार ये क्या कर रहे हैं आप। वो कहाँ गया नेहरू का हिंदुस्तान, वो कहाँ गया गांधी का हिंदुस्तान। का शुरू से ऐसे ही था, उन्होंने पर्दे में रखा हुआ था, एक इज्जत बना के रखी थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नंगा कर दिया उसको। सर, हम ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है और यही वजह है कि गलती पर गलती वो किए जा रही है। देखिए, कंफ्यूजन नहीं होती, बात उसकी जालिम जो होता है वो ना, डिक्टेटर जो होता है वो एक भूखे शेर पे बैठा होता है, और वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है शेर भूखा तरीन होता जाता है और डिक्टेटर ऊपर बैठा हुआ है। उतरेगा तो मरेगा, नहीं उतरेगा तो मरेगा। तो अब ये इस जगह आके फंस गए कि बहुत जल्द इनका अंजाम खैर होने वाला है। तो ये हमारे लिए
ये तो पाकिस्तानी एक आई ओपनर है कि हमें ये पता होना चाहिए और हमें एहसानमंद होना चाहिए अपने बुजुर्गों का, जिनकी ये पास साइड थी जिन्होंने पाकिस्तान बढ़ाया। वरना अगर आप सोचिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अब एक्सपोज हो चुका है, चाहे उनकी फिल्म प्रोडक्शन हो या फिर उनके दीगर सियासी मामलात, हर तरह से वो इंतहा पसंदी का शिकार हैं। सीनियर एक्टर खालिद अनम समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में आटा गंदम के बहरान, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने महकमा फूड के वकील से इस्तफसार किया, आप बार बार हिदायत के बावजूद तहरीरी जवाब क्यों नहीं देते। अदालत ने सिंध में गंदम की पैदावार और खपत की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। बात कर लेते हैं इरफान उल हक से। इरफान, बताइएगा इस समाअत के बारे में। देखिए, दरख्वास्त गुजार का ये इल्ज़ाम था कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान आटा जो है बैरून मुल्क स्मगल किया गया है, जिसके बायस एक मसनूई बहरान पैदा करके अरबों रुपए माफिया ने कमाए हैं। इस हवाले से महकमा फूड और दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया था। आज महकमा फूड के वकील ने एक बार फिर मोहलत तलब की और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये इल्ज़ाम झूठा है, जिस पर अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इज़हार किया बल्कि ये भी रिमार्क दी कि अगर इल्ज़ाम झूठा है तो आप तहरीरी जवाब क्यों नहीं देते हैं, और आप ये बताएं कि गंदम कितनी है सिंध में, कितनी पैदावार है, कितनी खपत है। इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट दें। अदालत ने सेक्रेटरी फूड को नोटिस जारी किए और हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर वो खुद पेश हों और सूबे में पैदा होने वाली गंदम और उसकी सारी तफसीलात, उसकी सप्लाई, उसकी तरसील और उसकी खपत और से मुताल्लिक जितनी भी तफसीलात हैं उस हवाले से एक जामे रिपोर्ट अदालत में पेश करें। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किमाड़ी में जहरीली गैस से मुताल्लिक केस की भी समाअत हुई है, उस मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अदालत में तफ्तीशी अफसर और दीगर हुकाम पेश हुए हैं। केपीटी के वकील का ये कहना था कि केपीटी के हुदूद में कोई हलाकत नहीं हुई, और जबकि तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक जो मरने वाले लोग थे उनमें से एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, जिससे ये साबित हुआ कि जो मंशियात की मिकदार है वो ज़्यादा होने से हलाकत हुई है, जिस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया और ये भी रिमार्क दिए कि जब 48 घंटे के बाद सैंपल लिए जाएंगे तो रिपोर्ट में क्या आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अदालत ने केपीटी हुकाम पर भी बरहमी का इजहार किया है और अदालत को ये बताया गया कि फ्यूमिगेशन की वजह से शायद हलाकतें हुई हैं, जिस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया और सीपा हुकाम को ये हिदायत की है कि मुकम्मल तहकीकात करके एक रिपोर्ट अदालत में पेश करें। और आइंदा समाअत पर अदालत ने इस SSP इन्वेस्टिगेशन को भी तलब किया है और यह हुक्म दिया है कि जो हलाकतों से मुतल्लिक मुकदमात दर्ज हुए थे, अगर इखलास कर दिए गए हैं तो वो किस बुनियाद पर किए गए हैं और मुकदमा खत्म करने के हवाले से सारी तफसीलात अदालत में। ठीक है, इरफान उल हक अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना को धोखा दिया। नैब रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध पर बड़ा इल्ज़ाम। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट असल में अब्दुल गनी मजीद का काला धन सफ़ेद करने का मंसूबा था। वज़ीर आला ने बगैर फिजिबिलिटी के कौमी ख़जाने के 8 अरब इस पर झोंक दिए। समा ने वज़ीर आला के खिलाफ जाली अकाउंट स्कैंडल रेफरेंस की कॉपी हासिल कर ली है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा क्या कुछ है इस रेफरेंस की कॉपी में? ये देखें, इस रेफरेंस की कॉपी में मुराद अली शाह और दीगर मुलजमान पर जो करप्शन की सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस की, उसकी 12 में से 5 शिकें लगा दी गई हैं और सबसे बड़ा इल्जाम इसमें मुराद अली शाह पर यह लगाया गया है कि उन्होंने बतौर वजीर अपने इख्तियारात का न सिर्फ गलत इस्तेमाल किया बल्कि सिंध काबीना को धोखा देते रहे, गलत हकाइक पेश करते रहे एक ऐसे मनसूबे के बारे में जो कि दरअसल ओमनी ग्रुप और अब्दुल गनी मजीद की जानिब से अपना काला धन सफेद करने का मनसूबा था, मनी लॉन्ड्रिंग का मनसूबा था, उसे ऐसे तौर पर पेश किया गया जैसे ये नूरियाबाद में लोगों को बिजली फराहमी के लिए लगाया जा रहा है, जबकि अमलन ऐसा कभी भी नहीं हुआ और महज मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इस मंसूबे पर जो अवामी रकम थी जो कौमी खजाने से 8 अरब रुपए इस मंसूबे पर झोंक दिए मुराद अली शाह ने और कोई फिजिबिलिटी भी तैयार नहीं की गई, ऐसा कहा गया है रेफरेंस में। और यह कहा गया कि सारे मामले में जो एनर्जी के सेक्रेटरी थे उन्होंने भी मुराद अली शाह की मुकम्मल मामलत की है और कंसल्टेंट भी एक ऐसे शख्स को लगाया गया जो कि ओमनी ग्रुप के ही मुलाजम थे, खुर्शीद अनवर जमाली, जो कि तो ये तमाम तर बातें सामने आई है इस रेफरेंस की कॉपी में। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत खराब होने की वजह से पेश ना हुए। अदालत ने समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। समाअत शुरू हुई तो जज जवादुल हसन ने कहा कि मुझसे बेशक 25 साल की तारीख ले लें, बोझ आप पर ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मेडिकल बोर्ड ना बनने का शिकवा किया। दौरान समाअत बोले, ये उल्टे भी हो जाए तो कयामत तक मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। और मरियम औरंगजेब ने हुकूमत गिरा दी। बड़े यकीन से कहा कि हुकूमत घर जा चुकी है। हर रोज नया स्कैंडल सामने आ रहा है, अब बचा ही क्या है। हुकूमत गिर चुकी है। आप हर रोज एक स्कैंडल देखें,
कौमी ख़जाने से कमीशन मांगते पकड़े गए हैं, चीनी, आटा, रोटी, बिजली सब चोरी करवा दी है। मतलब ऐसी नालायक, नाअहल, चोर और करप्ट टोला जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुकूमत में मुसल्लत नहीं हुआ, जिससे ये हुकूमत घर जा चुकी है। खुद ही एतराफ़ कर लिया हुकूमत ने कि एक बहुत बड़ा शो था और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का अब काम है वो ये है कि जब मरकज़ी मुजरिम ने एतराफ़ कर लिया जुर्म का तो अब जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे जन्नात की बस्ती। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास एक ही दिन बुलाने का फैसला। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान कहते हैं पीडीएम का सड़कों पर बयानिया मुस्तरद हो गया है, हाउस में वापस आ जाएं और इंतशार के बजाय अवामी खिदमत के लिए ऐवान में किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर आवान ने मुलाकात की, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर मुशावरत की गई। मुलाकात में दोनों ऐवानों के इजलास जुमे को बुलाने पर इत्तेफाक किया गया है। सेनेट का इजलास 10 बजे और कौमी असम्बली का 10:30 बजे होगा। आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लाहौर हाईकोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश की, बता रहे हैं लाहौर से शाहिद हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के लिए अच्छी खबर। साल 2000 में आमदन से जायद सासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में शुरू होने वाली 20 साल पुरानी इंक्वायरी बंद। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालती हुक्म पर डीजी नैब ने रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक चौधरी बरादरान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में रेफरेंस के लिए सबूत नहीं मिले। नैब के वकील ने बताया कि अदम सबूतों की वजह से चौधरी बरादरान की फैमिली के खिलाफ केस बंद कर दिया है। अदालत ने नैब की रिपोर्ट पर चौधरी बरादरान की दरख्वास्त निपटा दी। नैब इससे कबल चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी भी बंद कर चुका है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पीटीएम कारकुनों को फॉरेन फंडिंग के फैसले के लिए लाई। इन्हें मालूम ही नहीं था कि वो एहतजाज में क्यों आए। चंद कारकुनों ने तो हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत भी कर दी। कहा एहतजाज से हुकूमत नहीं जाएगी। फॉरेन फंडिंग क्या चीज़ है, कौन सा केस है? फॉरेन फंड को क्या पता है? ये हम तो सिर्फ उसके पास आए नवाज शरीफ ने महमूद खान के जलसे में आए हैं। फॉरेन फंडिंग केस के लिए रियाज करें, उसका नहीं पता वो क्या है? पता है लेकिन बड़े बताएंगे फिर। अच्छा, आपको नहीं पता? जी। फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है जी। ये क्या केस है, ये किधर से है? तो इनको नहीं समझ में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ये जो पॉलिश जूते लेते हैं वो महंगी नहीं हुई, कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो महंगे नहीं हुए? नहीं, इनको नहीं पता। हमें तो यही इन्होंने कहा कि हम धरना देंगे और धरने के बाद वो नवाज हमें ओहदा दे देंगे, फलान करेंगे। ऐसी बात तो कोई नहीं होती। अब इमरान खान इतना पागल नहीं है जो हमें लेके दे देगा कि आप जाए नहीं, मैं ऐसी बात दे देता हूँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मरीम नवाज ने पीटीआई पर भारत और इसराइल से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं बीजेपी ने फंड्स दिए, फॉरेन फंडिंग केस में जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स याद आ गए। सवाल किया, बताओ इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? तो एक है इंडिया, भारत और दूसरा है इसराइल। पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। दलजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेफ। कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किए। तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस में वोट किस एजेंट ने डाले थे? तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? तुम्हें साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? मीडिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी की खबरें चलवाने वाले एजेंट्स कौन है? लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। फैसलाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर 10 साल बाद ससुरालियों का हमला। घर पर फायरिंग से बाप जा बहा, जबकि मां और बेटा शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, क्या मामला है ये?
देखें, ये शीर अब्बास लड़का है जो कि हंगू का रहायशी था और लड़की कराची की रहायशी थी। इन लोगों ने 10 साल पहले शादी की थी पसंद की, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागकर फैसलाबाद में यहाँ नाजमाबाद के रहायश पजीर थे और मेहनत मजदूरी से अपना घर बार चलाया। तब आज इनके रिश्तेदारों की तरफ से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में लड़का जो है वो मौका पर ही जाँ बाक हो गया था। हम लड़की और उसका एक बेटा जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनकी हालत जो है तशवीशनाक है, जिनका इलाज जारी है। तब पुलिस जो है वो उसने कार्रवाई अमल में लाना शुरू कर दी हुई है। तब अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। जी ठीक है, ये सुस्टीमा अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल में लिफ्ट्स खराब। मियो अस्पताल में 10 लिफ्ट्स जवाब दे गई। इमरजेंसी, चिल्ड्रन इमरजेंसी, आई ब्लॉक और सर्जिकल टावर की लिफ्ट नाकारा हो चुकी हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, यहाँ पर लिफ्ट्स खराब है, यकीनन मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। अस्पताल इंतजामिया क्या कहती है? बिल्कुल, ये लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है मियो अस्पताल, जहाँ पे मुतासिर लिफ्ट जो हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, चल नहीं रही। तकरीबन 10 से ज़ायद लिफ्ट हैं जो कि मुख्तलिफ वार्ड के अंदर, जिस तरह की इमरजेंसी यहाँ पर है जहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट्स को लाया जाता है, बच्चों की इमरजेंसी है जहाँ पर नन्हे बच्चे आते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि वालिदैन उनको गोद में उठाए या फिर जो मौमर मरीज हैं वो सीढ़ियों पर चलते हुए जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि हमें मुश्किलात का सामना है। 70-72 साल के जो मरीज हैं उनको सांस चढ़ा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हम शदीद मुश्किलात में यहाँ पर जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंतजामिया जो है वो यहाँ पर लिफ्ट ठीक नहीं करवा रही। और इंतजामिया जो है उस पे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, बार बार की है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने नहीं आया है। तो पंजाब का ये सबसे बड़ा अस्पताल, यहाँ पर है लिफ्ट्स खराब। मियो अस्पताल की हम बात कर रहे हैं और 10 लिफ्ट्स हैं जो कि जवाब दे गई हैं, जबकि एमरजेंसी, चिल्ड्रन इमरजेंसी, आई ब्लॉक और सर्जिकल टावर की लिफ्ट्स भी नाकारा हो चुकी हैं। कराची पुलिस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा को भी ना संभाल सकी। घर का सफाया करने वाले 10 रुकनी मासी गैंग के रुकन जेल मुंतकली के दौरान पुलिस मोबाइल से कूदकर फरार हो गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आमिर मजीद। कराची पुलिस गिरफ्तार मुलजिमा भी ना संभाल सकी। 13 जनवरी को CPLC और गिजरी पुलिस ने श्री जिना कॉलोनी से 10 रुकनी गैंग की 3 मुलजिमाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमाएं 19 दिसंबर को बदर कमर्शियल और 2 जनवरी को स्कीम 33 में वाक़े मद्रास सोसाइटी से मालिकान को नशा आवर गोलियां खिलाकर लूट मार कर फरार हो गई थी। मद्रास सोसाइटी में नशा आवर गोलियां खाने से एक खातून इंतकाल कर गई थी। सच्चल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिमाओं को रिमांड और शनाख्त के लिए मलिर कोर्ट पेश किया। जेल कस्टडी हासिल करने के बाद पुलिस मुलजिमाओं को कोरोना टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल ले गए, मगर वापसी पर एक मुलजिमा शमीम बीबी MA जिना रोड पर पुलिस मोबाइल से उतरकर भाग गई। वाक़े का मुकदमा SIO सच्चल की मुद्दत में थाना आराम बाग में दर्ज कर लिया गया। DIG ईस्ट ने 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। आमिर मजीद, समा, कराची। और लाहौर कब्जा माफिया का गढ़ बन गया। शहर में किसका कहां पर कब्जा है, फहरिस्त समा ने हासिल कर ली। कई कब्जा माफिया का ताल्लुक सियासी जमातों से है। पुलिस ने अब तक 200 के करीब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई सरगना हाथ न आया। रियाज अहमद की रिपोर्ट। शहर में 238 कब्जा ग्रुप और बदमाश सरगर्म। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कैंट डिवीजन 109 कब्जा ग्रुपों और बदमाशों के साथ नंबर 1 पर रहा। सिटी डिवीजन कब्जा माफिया के 53 अफराद के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि सदर डिवीजन 25, इकबाल डिवीजन 24, माल्टोन डिवीजन 14, जबकि सिविल एंड डिवीजन में सिर्फ 13 कब्जा ग्रुपों के नाम सामने आए हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। दूसरी तरफ पुलिस का कब्जा माफिया और बदमाशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक पुलिस 200 के करीब ऐसे अपराध को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन किसी बड़े बदमाश या कब्जा ग्रुप के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अलबत्ता पुलिस एंटी कब्जा माफिया सेल बना दिया गया है। कोई कब्जा किसी की जायदाद के ऊपर नहीं करेगा। अगर होगा तो इमीडिएट एक्शन होगा और फौरी एक्शन होगा, और जो भी वायलेटर होगा उसको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे फेंकेंगे। कब्जा ग्रुपों के लिए मुतनाज़ा प्रॉपर्टीज, खाली प्लॉट और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें आसान हदफ होता है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। इंग्लिश फर मतलब से बेखबर। लाहौर में प्राइमरी पास इंटरनेशनल फ्रॉड ग्रुप FIA ने धर लिया। 5वीं पास लड़के पाकिस्तान और सिंगापुर में बैंकिंग ऐप के जरिए लोगों को लूट रहे थे। कार्रवाइयों की पूरी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। I will inform for you, that's why I will calling you. You are using your ATM card here in Singapore. Your ATM card will be blocked by security issue. Do you want to block and do you want to use? I want to use. बस इन्हीं आगे कार्ड ट्रांसफर है। ये लहजा, ये अंदाज है ना कमाल। आप माने या ना माने,
ये लड़का प्राइमरी पास है। ये और इसके ग्रुप के दूसरे लड़कों पर मुश्तमिल है। प्राइमरी पास इंटरनेशनल फ्रॉड। ये हम लोग हैरान है, वो 6ठी क्लास से भागा हुआ बच्चा है और वो बंदा इंग्लिश में बात करता था और ऐसे फ्लुएंट था इंग्लिश में कि हम लोग हैरान होते थे कि ये बंदा इंग्लिश कैसे बोल सकता है। सादा से लगने वाले ये लड़के बिल्कुल भी सादा नहीं। बैंकिंग फ्रॉड में ऐसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम भी आवाम नहीं जानते। एक ऐप थी जो कि ऑल इन ऑल होती है, इसमें सारे बैंक्स थे और वो ऐप अगर जिस बंदे के पास भी है ना, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी बैंक में लॉगिन हो सकता है अगर उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं। FIA साइबर क्राइम ने ग्रुप में से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन सब का सरगना जो इनको तैयार करता था अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। हर बंदे ने आगे 10 बंदे रखे हैं। अब इनका भी जो इमरान था लड़का जो कि उस वक्त नहीं पकड़ा गया, उसने भी आगे 2 लड़के रखे हुए थे। बैंकिंग फ्रॉड के बढ़ते हुए केसेस में FIA साइबर क्राइम का एक ही मौकफ है कि किसी सूरत अपनी जाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची में खवातीन और बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस में 7 सालों में 36% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आमिर मजीद। कराची में खवातीन और बच्चियां अब ज्यादा मोहतात रहें क्योंकि जिनसी दरिंदगी के वाकयात में पिछले 7 सालों में 36% इजाफा हुआ। 2013 से 2020 तक शहर में ज्यादती के 2955 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची पुलिस सर्जन के मुताबिक 2019 में 407, 2018 में 411, 2017 में 331, 2016 में 360, 2015 में 342, जबकि 2014 में भी 324 खवातीन और बच्चियों को जिनसी हरासगी का निशाना बनाया गया। 2020 में ज्यादती के सबसे ज्यादा यानी 455 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं। साल के पहले 20 दिनों में 3 अफराद को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर पुलिस के दावे कब्जा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन तक महदूद है और शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रवा साल के पहले 20 दिनों में अब तक 3 अफराद को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल की हालिया वारदात रेस कोर्स के इलाके में हुई है, जहां पर डाकुओं ने वारदात के दौरान फायरिंग करके एजाज नामी शहरी को कत्ल कर दिया है, जबकि इसी फायरिंग की जद में आकर इशफाक नामी दुकानदार भी शदीद जख्मी हुआ है। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जहांगीर खान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फास्ट बॉलर हसन अली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए T10 लीग से दस्तबरदार हो गए। फास्ट बॉलर ने ट्वीट किया कि वो नेशनल ड्यूटी की वजह से T10 लीग में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हसन अली ने T10 लीग में टीम कलंदर्स की नुमाइंदगी करना थी। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में शामिल है और मुमकिन तौर पर T20 स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज T10 लीग खेलेंगे। हैदराबाद का वसीम जब गाए, लता मंगेशकर की याद दिलाए, पाकिस्तान के सजूबे से मिलवाया प्रोग्राम नया दिन ने। रंगो रोगन करते करते आवाज में दर्द भी आ गया। उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की, फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलामी, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।